मैं आराम करता हूं। आप इस जुमले को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आई टेक रेस्ट। मैं आराम कर रहा हूं। आई एम टेकिंग रेस्ट। लेकिन इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं आराम करने लगा हूं। मैं पढ़ाने लगा हूं। वो सोने लगी है। तो इस तरह के जुमले जिसके आखिर में लगा लगे आ जाएं, तो इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? और इसी तरह देखिए, अगर कहना हो वो सोती रहती है, मैं पढ़ाता रहता हूं, वो खेलता रहता है, तो इस तरह के जुमले जिसमें आप कोई काम करते रहते हो, इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? अच्छा, इसी तरह देखिए, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है, इस तरह के जुमलों को आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? और इसी तरह देखिए, धूप में फिरने का कोई फायदा नहीं है, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह के जुमले जिसमें इस तरह का सेंस आ जाए, कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इस तरह के जुमलों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? और इसी तरह, ना जाने वो कहाँ रहती है, अल्लाह जाने तुम्हें कौन बताता है, तो ना जाने, अल्लाह जाने, इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं ना, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। तो वेल गाइस, आज का ये लेसन बहुत ही एक शानदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तकरीबन 8 से 10 ऐसे इंग्लिश के स्ट्रक्चर जिनका हम अपनी एवरीडे लाइफ में, यानी कि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है गोइंग टू। गोइंग टू, इसका सेंस क्या निकलता है? लगा या फिर लगे। जैसे कहते हैं ना, मैं आराम करने लगा हूं, वो सोने लगी है, तो इस तरह के जुमलों में आप गोइंग टू का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर। फिर उसके बाद आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। आप गोइंग टू का स्ट्रक्चर जब आपको यूज करना होगा तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आराम करने लगा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। यहां पर व्हाट इज आई हियर? आई इज अ सब्जेक्ट एंड एम इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू इज अ स्ट्रक्चर, टेक यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रेस्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। तो जुमला बन जाएगा आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, मैं आराम करने लगा हूं। इसी तरह हम काम करने लगे हैं, हम कहेंगे वी आर गोइंग टू वर्क। वी आर गोइंग टू वर्क। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कहना हो क्या वो निकलने लगी है, आप सवाल करना चाहते हैं क्या वो निकलने लगी है, तो आप कहेंगे इज शी गोइंग टू लीव? इज शी गोइंग टू लीव। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इज शी गोइंग टू लीव? क्या वो निकलने लगी है? इसी तरह क्या वो पढ़ने लगी थी? Was she going to study? तो आप पास्ट में भी ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो पढ़ने लगी थी? Was she going to study? वो चाय पीने लगा है। He is going to take tea. He is going to take tea. अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है keep on. इसका मतलब क्या होता है? करते रहना। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा keep on, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी हमेशा इस्तेमाल करते हैं कीप ऑन के बाद, फिर आता है ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं। आई कीप ऑन वेटिंग फॉर यू। आई कीप ऑन वेटिंग फॉर यू। अब यहां देखिए, व्हाट इज आई हियर? आई इज अ सब्जेक्ट एंड कीप ऑन हियर इट इज अ स्ट्रक्चर। कीप ऑन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और वेटिंग, आई है, वेट की आईएनजी फॉर्म है, और इसके अलावा यहां पर वेट के साथ आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया यू। आई कीप ऑन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं। हम सोचते रहते हैं, वी कीप ऑन थिंकिंग, वो बातें करती रहती है। शी कीप्स ऑन टॉकिंग। शी कीप्स ऑन टॉकिंग, वो शिकायत करता रहता है। ही कीप्स ऑन कंप्लेनिंग। ही कीप्स ऑन कंप्लेनिंग, वो क्या करता रहता है? What does he keep on doing? वो कहते हैं ना, तुम क्या करते रहते हो? What do you keep on doing? चलिए, अब हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है there is no harm. There is no harm. इसका मतलब क्या निकलता है? कोई हर्ज नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? there is no harm in. There is no harm in,
और फिर आप इसके साथ हमेशा आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप कैसे कहेंगे? देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन वॉकिंग। मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन वर्किंग हार्ड। किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग लक। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग लक। ठीक है, तो आप इस तरह के जुमलों को कैसे बना सकते हैं? देयर इज नो हार्म इन, और फिर आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट इज नो यूज। कोई फायदा नहीं है। आप इसे इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज नो यूज। आपने सबसे पहले लिखना है इट इज नो यूज, और फिर आप हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं। धूप में फिरने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज मूविंग इन द सन। तो यहां देखिए, इट इज नो यूज के बाद आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। इट इज नो यूज मूविंग इन द सन। धूप में फिरने का कोई फायदा नहीं है। अब मशवरा करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज कंसल्टिंग नाउ। कंसल्ट किसे कहते हैं? मशवरा करना। अब मशवरा करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज कंसल्टिंग नाउ। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज कंप्लेनिंग। इट इज नो यूज कंप्लेनिंग। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है, वो है वंडर। का सेंस क्या निकलता है? ना जाने, अल्लाह जाने, इस तरह के जुमले बोलते हैं ना। और इसे इंग्लिश में कैसे आप बना सकते हो? इसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे आई वंडर, फिर आप उसके बाद इस्तेमाल करते हैं WH क्वेश्चंस। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये सारे WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। फिर आप WH क्वेश्चंस के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ना जाने वो कहां रहती है। आई वंडर वेयर शी लिव्स। आई वंडर वेयर शी लिव्स। ना जाने वो कहां रहती है। अल्लाह जाने तुम्हें कौन बताता है। आई वंडर हु टेल्स यू। आई वंडर हु टेल्स यू। अल्लाह जाने तुम क्या करते हो। आई वंडर व्हाट यू डू। ना जाने वो क्या सोचता है। आई वंडर व्हाट ही थिंक्स। आई वंडर व्हाट ही थिंक्स। अच्छा, यहां पर क्या हो गया? आई वंडर ये स्ट्रक्चर आपका है, और उसके बाद ये व्हाट WH क्वेश्चन हो गया। ही यहां पर सब्जेक्ट है, और थिंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। तो आप इस तरह के जुमलों को इसका ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेस्ट। LEST, लेस्ट। आप इसे कैसे पढ़ेंगे? लेस्ट। जैसे होता है ना वेस्ट, WEST वेस्ट, आपने W को हटाना है, L लगा देना है, तो हो जाएगा लेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका सेंस क्या निकलता है? कहीं ऐसा ना हो के, वो कहता है ना जैसे ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। तो इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में आप कैसे बना सकते हैं? इनका इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आपने लेस्ट का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर शुड आएगा। शुड मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा, लेस्ट के बाद आप हमेशा शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वो मेहनत करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। वो मेहनत करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। अब यहां पर देखिए, शी यहां पर सब्जेक्ट है, वर्क्स ये वर्ब हो गया, हार्ड ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। ठीक है, और ये लेस्ट इस्तेमाल हुआ, और यहां पर शी सब्जेक्ट है, देखें ये शुड इस्तेमाल हुआ, और यहां पर ये फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके आसानी से जुमला बना सकते हैं। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो ठोकर लग जाए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड ट्रिप ओवर। ट्रिप ओवर, ठोकर लगना। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है फील लाइक। इसका मतलब होता है जी चाहना। आप इसे कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फील लाइक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। अच्छा, इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे आप? सब्जेक्ट के बाद आपने डू डज का इस्तेमाल करना है। डू नॉट, डज नॉट।
फील लाइक, फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह आप इसका इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, डू डज आपने इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट फील लाइक वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखें। मेरा जी मतला रहा है, आई फील लाइक नॉजिएटिंग। नॉजिएटिंग, जी मतलाना। ठीक है, उसका गाना सुनने को जी नहीं चाह रहा था। अब इस तरह का नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, पास्ट में, ही डिड नॉट फील लाइक एंजॉइंग अ सॉन्ग। क्या उसका अखबार पढ़ने को जी चाह रहा था? आप सवाल भी कर सकते हैं, डज ही फील लाइक रीडिंग अ न्यूज पेपर? डज ही फील लाइक रीडिंग अ न्यूज पेपर? हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है गो एंड गेट। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है जाओ और जाकर लेकर आओ। जैसे कहते हैं ना, जाओ जाकर दूध ले आओ, जाओ जाके पानी ले आओ। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, गो एंड गेट। इसका ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपने गो एंड गेट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद थिंग का इस्तेमाल करना है, यानी वो चीज का नाम लिखना है जिससे जो आप मंगवाना चाह रहे हो। जैसे आप दूध मंगवाना चाह रहे हो तो आप थिंग की जगह मिल्क लिख देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जाओ और जाकर अखबार लाओ, गो एंड गेट द न्यूज पेपर। इसी तरह जाओ और जाकर सब्जी लेकर आओ तो हम कहेंगे गो एंड गेट वेजिटेबल्स। ठीक है, जाओ जाकर किताब लेकर आओ, गो एंड गेट अ बुक। गो एंड गेट अ बुक। जाओ जाकर सौदा सेल्फ लाओ तो हम कहेंगे गो एंड गेट ग्रॉसरीज।